नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। अफगानिस्तान से अपनों को लाने की मुहिम में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आज अलग अलग विमानों से 146 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ये 4 अलग अलग उड़ानों के जरिए भारत पहुंचे। उसमें कतर एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा के विमान शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय को अफगानिस्तान में उपजे हालात से संसद में विपक्ष के नेताओं को अवगत कराने को कहा, जिसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे संसद में विपक्ष के नेताओं को अफगानिस्तान पर जानकारी देने के लिए बैठक का न्योता दिया है। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों के संपर्क में रहे और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी सैनिकों ने संभाल रखी है और नेटो देश रोजाना 25 उड़ान संचालित कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय नागरिकों के लिए विशेष विमान और दूसरे अन्य विमानों को भी इजाजत दी गई है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब की बड़ी श्रद्धा और पवित्रता के साथ संभाले 3 श्रद्धालुओं ने भारत की उड़ान भरी। मुश्किल घड़ी में अफगान अल्पसंख्यक के हिंदू और सिखों के लिए भारत से ही उम्मीद बची है, जहां गरिमा के साथ उनकी धार्मिक आज़ादी भी बरकरार रहेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रूप से इसके लिए आभार जताया है। दिल्ली में रहने वाले अफगानिस्तान शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने यूएनएचआरसी से जल्द शरणार्थी कार्ड मुहैया कराए जाने की मांग की और अफगान नागरिकों की अन्य देशों में सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किए जाने की बात कही। अफगानिस्तान में उपजे हालात को लेकर 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें अफगान नागरिकों के मानवाधिकार को लेकर चर्चा होगी। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार के नए मंत्री जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जन सरोकार से जुड़ी नीतियों को जनता के बीच रख रहे हैं और उनका समर्थन हासिल कर रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन असम के जोरहाट पहुंचे। सोनोवाल ने जोरहाट में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ एक बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से असम में सत्ता थी, लेकिन उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सोनोवाल ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने विकास का नया दौर शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। कोंकण नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित कुछ लाभार्थियों ने मोदी सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए पत्र नारायण राणे को सुपुर्द किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस यात्रा को रायगढ़ जिले के पाली गांव से हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र में विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील देवधर भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा हमीरपुर में एक सम्मेलन में हुई और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार में अभी हाल में शामिल किए गए नए मंत्री और जिनका ओहदा बढ़ाया गया है, वो भी उनमें शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। अतरौली के नरौरा घाट पर उनका पूरे धार्मिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र राजवीर सिंह ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई और मुख्यमंत्री और मंत्री समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। कल्याण सिंह के पैतृक गांव अलीगढ़ के अतरौली में श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी दिवंगत नेता कल्याण सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाई और परिवार को ढांढस बंधाया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतरौली जाकर उन्होंने उनको नमन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अतरौली के एनेक्सी भवन में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर जिस भी रास्ते से गुजरा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इस बीच यूपी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा केंद्रीय स्तंभ है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को प्राप्त किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का मतलब संपत्ति की बिक्री नहीं है। स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, क्योंकि संपत्ति ब्राउनफील्ड की संपत्ति है। जाति आधारित जनगणना पर बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के सभी दलों के नेताओं की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार विधानसभा ने पहले भी 2 बार प्रस्ताव पास किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बतौर सचिव पदभार संभाल लिया। अपूर्व चंद्र महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। गोवा सरकार ने रविवार को कर्फ्यू 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू 30 अगस्त को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभागारों, सामुदायिक भवनों के साथ साथ रिवर क्रूज, स्पा, पार्लर और कैसीनो के संचालन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी कुल देवी अवाह देवी में मत्था टेका और देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा विधानसभा भोरंज के अंतर्गत अवाह देवी में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक कमलेश कुमारी भी उपस्थित रहे। बीजेपी ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के बयान की निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर को राहुल गांधी के कहने पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर जवाब दें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित भारत के अभूतपूर्व सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि को दर्शाने वाली लघु फिल्मों की एक श्रृंखला का वीडियो साझा किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने कैसे भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाया है, इस पर दूरदर्शन ये श्रृंखला रिलीज कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई और शिक्षा मंत्री BC नागेश ने आज कुछ शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया, जहां कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। राज्य के 2% से कम पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में स्कूल खोले गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने कहा कि कक्षाओं को सैनिटाइज किया जा रहा है और शिक्षकों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक दिनों में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छात्रों और शिक्षकों ने कक्षाएं दोबारा खुलने पर खुशी जताई है। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया है। ये 6 सितंबर तक लागू रहेगा। सरकार ने 50% क्षमता के साथ 23 अगस्त से सिनेमा हॉल और 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। उन्होंने घोषणा की कि कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ रोटेशन के आधार पर फिर से खुलेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में 4 दिनों की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा समाप्त होने के बाद भुवनेश्वर लौटने के दौरान रेल मंत्री ने स्टेशन पर फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल छोड़कर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार किया। इस दौरान रेल मंत्री गैंगमैन कर्मियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि उन लोगों की वजह से ही भारतीय रेल आगे बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगने पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली के विशेषज्ञ इसका विश्लेषण करेंगे। इसकी सफलता के आकलन के बाद हमें एक तकनीकी सपोर्ट मिलेगा, जिसके आधार पर हम दिल्ली की अन्य जगहों पर भी इस तरह के टावर लगाने का निर्णय लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि पत्रकारों को तुरंत फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करें। उन्होंने कहा कि 15 राज्यों में पत्रकारों को पहले ही फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया जा चुका है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम में स्वामी नारायण गुरु की 167वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने स्वामी नारायण गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई। विधानसभा चुनावों से ऐन पहले आयोजित हो रहे इस 5 दिवसीय सत्र को सत्ता और विपक्ष के बीच फाइनल मुकाबले की तरह देखा जा रहा है। इस सदन में दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में कोविड मरीजों और वैक्सीन का निरीक्षण करने गांधी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हर कोई प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, जिस वजह से तीसरी लहर अभी तक नहीं आ पाई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 25,072 नए मामले सामने आए हैं, जो 160 दिनों में सबसे कम है। वहीं देश में अब तक 3,16,80,626 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 1.94% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में 25,072 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 44,157 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर 97.63% हो गई है, जो मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,33,000 के आसपास है, जो 155 दिनों में सबसे कम है। इस बीच देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। कुल मिलाकर भारत में अब तक 50.75 करोड़ से भी अधिक जांच की जा चुकी है। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है। देश में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 58 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गया है। देश में सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण इस साल 21 जून से शुरू किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 57.05 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी वैक्सीन की 3.44 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। देश में इस साल अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM के तहत गठित एक्सपर्ट पैनल ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर पहुंच सकती है। NIDM के तहत गठित एक्सपर्ट पैनल ने तीसरी लहर में बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे को भी बड़ों के समान ही खतरा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस जैसे उपकरण कहीं भी नहीं हैं। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में इनकी आवश्यकता हो सकती है। जहां एक ओर देश के अन्य हिस्सों से कोरोना के कम मामले आते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केरल में हर दिन ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। केरल में 10,494 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा है। केरल में जहां पहले 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किए जाते थे, वहीं अब 63,406 टेस्ट ही हुए हैं। राज्य में पिछले एक दिन में 66 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कोविड के कारण मारे जाने वालों की संख्या 19,000 से ज्यादा हो गई है। केरल सरकार पिछले हफ्ते ढील दिए गए प्रतिबंधों को अब फिर से कड़ा करने पर विचार कर रही है। किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं? सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता। सरकार को कोई तो हल निकालना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल में जयपुर गोल्डन अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना से 21 मरीजों की मौत के मामले की CBI से जांच कराने का अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अब दिल्ली में लगने वाली मोबाइल नेटवर्क टावर के शुल्क में कटौती को लागू करने का फैसला किया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को ग्वालपारा जिले में एक डिटेंशन सेंटर, जिसे अब ट्रांजिट कैंप का नाम दिया गया है, उसका निर्माण पूरा करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। हॉलमार्क नियमों के विरोध में सोमवार को ज्वेलर्स के एक बहुत छोटे वर्ग द्वारा हड़ताल के आह्वान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस हड़ताल का आह्वान सही तथ्यों पर आधारित नहीं था और इसका मकसद हॉलमार्किंग योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में ज्वेलर्स को गलत सूचना देना था। कुछ ज्वेलर्स की ओर से हड़ताल की अपील करके ज्वेलरी बिजनेस के कामकाज को प्रभावित करने की ये कोशिश नाकाम रही। देश के ज्यादातर शहरों में ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें खोले हुए रखी। इस बीच BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 450 अंक तक ऊपर गया। अंत में ये 226 अंक की बढ़त के साथ 55,555 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 45 अंक के लाभ से 16,496 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में HCL टेक का शेयर सबसे अधिक 4% चढ़ गया। TCS, बजाज फिनसर्व,
नेस्ले इंडिया, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड के शेयरों में गिरावट आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वो अनियंत्रित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा पेश किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस और बाइनरी ऑप्शंस जैसे अनियमित उत्पादों से बचें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल दर्ज किया गया है। ब्रेंट क्रूड आज 2.24% चढ़कर $67.42 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यूएस वेस्ट इंटरमीडिएट क्रूड आज 3.35% चढ़कर $64.22 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। उधर सोना चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट और उछाल देखने को मिला। सोना आज 23 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 999 शुद्धता वाला सोना 47,306 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, तो वहीं चांदी 31 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 999 शुद्धता वाली चांदी का दाम 62,202 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपये में आज मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपये आज 18 पैसे मजबूत होकर 74.21 के स्तर पर बंद हुआ। देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारी करता एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उसका लक्ष्य फरवरी 2022 से हर महीने अपने पोर्टफोलियो में 5 लाख नए क्रेडिट कार्ड जोड़ने का है। आयकर ई फाइलिंग पोर्टल करीब 2 दिनों तक अनुपलब्ध रहने के बाद अब लाइव हो गया है। पोर्टल को विकसित करने वाले इन्फोसिस ने एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। पोर्टल में जारी गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा सॉफ्टवेयर प्रमुख के सीईओ को तलब करने के बाद ये ट्वीट आया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजारों में अब तक 5,001 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। जुलाई में 11,308 करोड़ रुपए के शुद्ध आउटफ्लो के बाद एफपीआई ने फिर से वापसी की है। आलोचनाओं का सामना करने के बाद फेसबुक ने आखिरकार 2021 की पहली तिमाही के लिए अपने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पोस्ट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर कोविड की गलत सूचना सोशल नेटवर्किंग पर शेयर कर रहे थे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मदद करने वाले कई लोगों ने तालिबान के भय से काबुल के हवाई अड्डे के बाहर भीड़ लगा दी है। अफगान आधारित समाचार एजेंसी द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि वो लोग अभी भी काबुल के हवाई अड्डे पर एयरलिफ्ट किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि कुछ ही दूरी पर गोलियों की आवाज़ सुनी जा रही है। एजेंसी के मुताबिक तालिबान लड़ाके रविवार को काबुल हवाई अड्डे के बाहर भागने के लिए बेताब हजारों लोगों की पिटाई कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार को किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। उधर काबुल पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में सभी कामकाज ठप हैं, बैंक बंद हैं और अस्थिरता और डर के बीच लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। तालिबान सरकार गठन करने के लिए प्रयासरत हैं। शीर्ष तालिबानी नेताओं के बीच शनिवार से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार की घोषणा हो सकती है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध भी जारी है। राष्ट्रपति के रूप में दावा कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके बताया है कि अंदराब घाटी में तालिबान बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अब वे पंजशीर में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं, लेकिन उनका बच के जाना मुश्किल है। फिलहाल तालिबान का विरोध करने वाले लोगों ने सालंग हाईवे बंद कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों और जोखिम में फंसे अफगानी नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस से प्रसारित टीवी संदेश में बाइडेन ने दोहराया कि जो भी अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान से वापस आना चाहता है उसे वापस लाया जाएगा। अमेरिका 14 अगस्त के बाद से अफगानिस्तान से करीब 28,000 लोगों को निकाल चुका है, जिनमें पिछले 3 दिनों में ही करीब 11,000 लोगों को निकाला गया है। अफगानिस्तानी नागरिकों को दुनिया भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पेरिस में अफगान लाइव्स मैटर नाम से प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी देशों से तालिबानी शासन में रह रहे लोगों को और मदद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों में अफगान लोग भी शामिल थे, जो अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे और अफगानियों का स्वागत करता बैनर भी हाथों में लिए हुए थे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस अफगानिस्तान से फ्रांसीसी नागरिकों और पश्चिमी संगठनों के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों को भी निकाला जा रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में 21 करोड़ 26 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 19 करोड़ 3 लाख से भी अधिक लोगों ने इस बीमारी को मात दे दी है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में हालांकि 44,46,000 से भी अधिक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं कई देशों में लॉकडाउन और सख्त कोरोना नियम लागू हैं।
अमेरिका पर कोरोना महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। महामारी के कारण देश के 3,85,00,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6,45,000 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कैलिफोर्निया के एल डोराडो काउंटी में फैली कालदोर आग 1 लाख से ज्यादा एकड़ में फैल गई है, जिसमें केवल 5% ही नियंत्रण में बची है। अधिकारियों ने कहा है कि हाईवे 50 में आग लगने के बाद से और घरों और व्यवसायों को इससे खतरा है। इस्लामिक हमास आंदोलन सहित फलस्तीनी गुटों के नेताओं ने घोषणा की है कि गजा पट्टी और इसराइल के बीच सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने चेतावनी दी है कि उनका देश गजा पट्टी से होने वाले हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी राज्य टेनेसी के हैम्फ्रीज काउंटी में आई भीषण बाढ़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य लोग लापता हैं। हैती में 14 अगस्त को आए 7.2 तीव्रता के भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,207 हो चुकी है, जबकि 344 अन्य लोग अब भी लापता हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ बैठक में टोक्यो से बैंकों में जमा अपनी संपत्ति को मुक्त कराने की मांग की है। मंगलवार से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया भर के पैरा खिलाड़ियों के बीच होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए भारतीय दल का पहला जत्था टोक्यो पहुंच चुका है। मंगलवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में भारत के कुल 11 सदस्य शामिल होंगे। इनमें 5 एथलीट और 6 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वैसे खिलाड़ियों की संख्या पर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन भारत के सिर्फ 7 एथलीट ही अभी टोक्यो पहुंचे। 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल और भाविना पटेल बुधवार को अपने खेल का आगाज करेंगे। रियो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होंगे। थंगावेलु के अलावा चक्का फेंक खिलाड़ी विनोद कुमार, भाला फेंक एथलीट टेकचंद, पावर लिफ्टर जयदीप और सकीना खातून उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 वर्षीय शैली सिंह ने इतिहास रच दिया। शैली ने लंबी कूद में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। शैली स्वर्ण पदक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूक गई। इसी के साथ वो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वीडन की 18 वर्षीय माजा आस्कांग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाई और शैली से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही आगे रही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शैली को उनकी शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। खेल मंत्री का कहना है कि भले ही वो 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक से चूक गई हों, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री ने नैरोबी में आयोजित वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीट को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, सफलता की ओर निरंतर अग्रसर। नैरोबी में आयोजित वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतने के लिए हमारे एथलीटों को बधाई। रूस के उफा में आयोजित हुई विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने प्रतियोगिता में 11 पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारतीय युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक देश के नाम हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, हमारे प्रतिभाशाली पहलवान ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहें। जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हमारे महिला और पुरुष कुश्ती दल ने 4 रजत समेत कुल 11 पदक जीते। टीम को इस सफलता के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की बात कही है। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हिमाचल में मौजूद खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश को वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बनाना है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लेने वाले सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया। उनका निधन 82 साल की उम्र में गुलबर्गा के एक अस्पताल में हुआ। हकीम साहब नाम से लोकप्रिय सैयद शाहिद हकीम को हाल में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें गुलबर्गा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हकीम 5 दशक तक भारतीय फुटबॉल से जुड़े रहे थे। वो बाद में कोच बने और उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को मैनचेस्टर यूनाइटेड को ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा। मैन यू और साउथहैम्पटन के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। लीग के पहले मुकाबले में 5-1 की धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली मैन यू दूसरे मुकाबले में लय में दिखाई नहीं पड़ी। चेल्सी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। रविवार की रात खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने आर्सेनल को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ चेल्सी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने भी ईपीएल के नए सत्र में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टॉटनहैम ने वॉल्वरहैम्पटन को 1-0 से हराने में सफलता पाई। वहीं लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। शनिवार को लिवरपूल ने घरेलू मैदान पर बर्नली को 2-0 से हराने में सफलता पाई। और गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के सत्र के पहले मुकाबले में मिली हार से उबरते हुए शनिवार को शानदार जीत हासिल की। मैन सिटी ने नॉर्विच सिटी को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराने में सफलता पाई। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म चेहरे 27 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। कुछ दिन पहले फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज़ में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।